Hi there, welcome back to your history module. Hope you all are fine and safe. Stay indoors, don't go out because you know that the cases are increasing. It is better to stay inside and be safe. I hope you have finished the previous chapter, Writings and City Life. Today we will be doing the next chapter, that is Empires. This particular video is about the introduction of the chapter Empires. In that particular chapter, I will be touching two other chapters, that is uh, an empire across three continents and the Central Islamic uh, Empire. सो ये दो चैप्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली ये दो टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेगा. तो शुरू करते हैं. That basically in the last chapter we have studied about the Mesopotamian culture, and I also told you कि जो Mesopotamian culture था या जो Mesopotamian civilization था, that was made up of number of empires. छोटे छोटे काफ़ी सारे एम्पायर्स थे और हर राजा अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था. एंड बट वी सी दैट लेटर ऑन बाय द 6th century, जब तक हम 6th century की तरफ आते हैं, तो जो ईरानियंस थे, जैसे जब हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोग ने कहा था कि वो प्रेजेंट इराक था. But the Iranians in the 6th century, they started controlling major part of the Assyrian Empire. So Iranians जो थे वो ज़्यादा strong हो गए and they started ruling a major part of the Assyrian Empire. जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, नेटवर्क बढ़ता गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, and the Iranian Empire or the Assyrian Empire spread across the Mediterranean Sea. अब जब हम मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात करते हैं तो ये जो मेसोपोटामियन एम्पायर्स थे, असीरियन, ईरानियन, यही एम्पायर्स नहीं थे. There were other empires also, among which the most important empire that developed during that time was the Greek Empire. और जो ग्रीक सिविलाइजेशन जब डेवलप होने लगा तो ग्रीक सिविलाइजेशन में दो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे, एथेंस और स्पार्टा. ये दो सिटीज़ थे जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रेड फ्लरिश्ड, बहुत ज़्यादा बिजनेस होने लगा. और ये सब आई विल सेंड यू द मैप ऑल्सो, तब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ ये छोटी छोटी जगहें थी जो कि धीरे धीरे करके काफ़ी बलवान बन गई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई और काफ़ी इनका जो होल्ड था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. Now when we talk about the Greek Empire or the Greek civilization, तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो है किंगडम ऑफ ग्रीस में एक जगह थी मैसेडोन. ठीक है, और जो मैसेडोन का किंग था दैट इज़ अलेक्जेंडर, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं. ही इज़ द मेन हीरो ऑफ दिस ग्रीक सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है या नाम सुना है या हम जानते हैं. सो अलेक्जेंडर वॉज द वन हु कॉन्कर्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये अलेक्जेंडर को ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आधी दुनिया पर अपना राज्य कायम कर लिया था. सो प्लेसेस लाइक नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईरान, और यहाँ तक कि वो जो हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन में जो रिवर इंडस है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास, तो वो ब्यास तक भी पहुँच गए थे. लेकिन जो उनके सोल्जर्स थे उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब they were like they did not have the courage to go on further, so he had to retreat back. वरना
आपने सिकंदर और पोरस के बारे में सुना होगा, तो अलेक्जेंडर को हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीक सिविलाइजेशन, इसको हम लोग हेलेनिस्टिक कल्चर भी कहते हैं, राइट। और जब तक अलेक्जेंडर ज़िंदा थे या सिकंदर ज़िंदा थे, तब ग्रीक सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा फैल गया था, दैट मेनली एवरीथिंग वाज डन अकॉर्डिंग टू द हेलेनिस्टिक कल्चर, और ग्रीक भाषा में सारे काम होते थे। लेकिन जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई, जब अलेक्जेंडर मर गए, तो जो ग्रीक्स का जो कंट्रोल था वर्ल्ड के ऊपर से, वो कम होने लगा और दूसरा एम्पायर बढ़ने लगा। जो दूसरा एम्पायर बढ़ने लगा वो था रोमन एम्पायर, राइट। नाउ हमेशा हम लोग ने ये हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे दैट इफ़ a kingdom is very very powerful, it is because of the king. A good leadership will make that kingdom very powerful and very well known. जब वो अगर if he is followed by a good and able successor, तब उनका किंगडम कायम रहता है, उसका जो होल्ड है वो कायम रहता है। लेकिन अगर उसके बाद वाले किंग्स जो उनके सक्सेसर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, तब वो किंगडम जो है वो डूब जाता है। ऐसे ही हुआ ग्रीक सिविलाइजेशन के बाद, जब अलेक्जेंडर मर गए। देन केम द रोमन एम्पायर। Now Roman Empire flourished, and basically जो रोमन एम्पायर था, it was based on the process of elections, ठीक है। वहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे कि आपका जन्म किस फैमिली में हुआ है, क्या वो एक हाई फैमिली है, बहुत रिच फैमिली है, किंग्स एंड क्वींस के टक्कर की है। अगर आप बहुत हाई फाई फैमिली को बिलोंग करते थे और बहुत वेल्दी फैमिली, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, तब आपका पॉलिटिकली होल्ड रहता था। अदरवाइज़ जो गरीब लोग थे उनका पॉलिटिकली उनका कोई भी से नहीं था, मतलब कि उनका इतनी पहुंच नहीं थी, उनका कोई वैल्यू नहीं था सिस्टम में। तो बेसिकली रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर बना, ग्रीक एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ा, लेकिन इट वाज ओनली कन्फाइंड टू द रिच क्लास। और उसमें जो किंग, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन में हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं, तो रोमन सिविलाइजेशन में जो माने हुए राजा थे उनको बोलते हैं जूलियस सीज़र। तो जैसे सीज़र जो है, रोमन में सीज़र का मतलब होता है किंग। जैसे हम लोग जो मुगल्स थे वो बादशाह सलामत बोलते थे, या हम लोग राजा वर्ड यूज़ करते हैं, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में फ़ैरो यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किंग के लिए यूज़ होते हैं। तो रोमन सिविलाइजेशन में किंग को सीज़र कहा जाता था। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ जूलियस सीज़र, द रोमन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम इटली टू प्रेजेंट इंग्लैंड एंड जर्मनी, राइट। तो अगर आप मैप देखेंगे यूरोप का, तो आपको पता लगेगा कि इटली कहाँ है, जर्मनी कहाँ है और इंग्लैंड कहाँ है। और इतना बड़ा एम्पायर था, और बिकॉज इट वाज सच अ बिग एम्पायर, इट वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन्स। जब जूलियस सीज़र जब तक थे तब तक अगेन होल्ड बहुत अच्छा था। उसके बाद एक राजा आए, कॉन्स्टेंटीन। जब कॉन्स्टेंटीन आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना रिलीजन बनाया, और जब क्रिश्चियनिटी केम इनटू द फोर फ्रंट, तब हम देखते हैं कि उसके बाद वाली जो जनरेशन है, कॉन्स्टेंटीन किंग जो सीज़र थे, उनके बाद पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। उससे पहले जैसे ग्रीक में होते थे ग्रीक गॉड्स, वो भी नेचर गॉड्स को
की पूजा करते थे, जैसे सन गॉड है, मून गॉड है, गॉड ऑफ लव, वॉर, गॉड ऑफ रेन, जैसे हर चीज़ के लिए गॉड होते थे, वैसे रोमन्स भी हर चीज़ के लिए उनको भी नेचर गॉड्स की पूजा करते थे। लेकिन कॉन्स्टेंटीन जो राजा थे, उनके आने के बाद दे स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, राइट। नाउ just 2 minutes back I told you कि the Roman Empire was so big that it was divided into eastern and western zones. Now जो ये zones थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इसमें डिफरेंट ट्राइब्स थे, और क्योंकि ट्राइब्स में आपस में इतनी लड़ाई थी और सुपीरियोरिटी या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इतना ज़्यादा वो लोग लड़ते थे आपस में कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो वेस्टर्न जोन था इट कोलैप्स्ड कम्प्लीटली। ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम में जितने ट्राइब्स थे उन लोग की आपसी रंजिश और आपसी लड़ाई के चलते जो रोमन एम्पायर faced a downfall in the western part of the kingdom, right? Because of this, between the 7th century and the 15th century, another kingdom started growing and gaining popularity and their hold on the western world, and this kingdom was called the Arab Empire, राइट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उसमें मैं आपको ये बताया है कि अराउंड द मेडिटेरेनियन सी 3 एम्पायर्स जो थे वो बिल्डअप हुए, अपने जेनिथ पे पहुँचे और फिर वो डाउनफॉल पे आए। फर्स्ट इज़ द ग्रीक एम्पायर, सबसे पहले हमने बोला ईरानियन एम्पायर जो असीरियन एम्पायर था, फिर उसके बाद ग्रीक एम्पायर, ग्रीक के बाद रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बाद अरब एम्पायर। हम बेसिकली इस चैप्टर में ये 3 एम्पायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीक, रोमन एंड द अरब एम्पायर। नाउ अरब एम्पायर वाज क्रिएटेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और बेसिकली वो डमास्कस नाम की एक जगह थी जो वहाँ की मेन सिटी थी। ना शुरू में वहाँ पे जो टर्की है वो करीबी देश था, तो वहाँ के ट्राइब्स जो थे दे यूज्ड टू फाइट ऑफन, पर उन लोगों की लड़ाई होती रहती थी आपसी में ट्राइब्स में, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा एक मंगोलियन किंग ने उठाया और ही वॉज नन अदर देन चंगेज़ खान। ठीक है, चंगेज़ खान के बारे में तो आपने सुना ही है। ही वॉज अ मंगोलियन किंग एंड ही वॉज द वन हु स्प्रेड द मंगोलियन एम्पायर टू वेस्ट एशिया, टू यूरोप, टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना ऑल्सो। सो चंगेज़ खान जब आता है तब हम लोग 13th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, एंड by this time we see that Genghis Khan has got a lot of hold upon these kingdoms, or upon the part where still it is the Arab world, और वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था। Now ये तो कुछ एम्पायर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, बट ऑल द सेम ऑल द एम्पायर्स वांटेड टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेडिंग नेटवर्क्स, और जो ट्रेडिंग नेटवर्क जो हमारा अफ़गानिस्तान के बाद, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर ऊपर ईरान, इराक, मेडिटेरेनियन सी, टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सब जगहें जो थी यहाँ पे ट्रेडिंग नेटवर्क्स बहुत ही अच्छे थे, एंड पीपल कुड एंटर इंडिया एंड चाइना थ्रू दीज प्लेसेस।
and because the trading network and trading links were so इम्पॉर्टेंट कि ये लोग चाहते थे कि इंडिया और चाइना के साथ भी बिजनेस कर सकें, एंड दैट वाज द ओनली वे दे कुड एंटर इंडिया एंड चाइना, क्योंकि दूसरा रास्ता उन लोगों को पता नहीं था। और फिर द जोग्राफिक कंडीशन भी अगर हम देखें तो इंडिया चाइना में आना इतना आसान नहीं था। सो क्रॉसिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज़ टर्की, एंटरिंग Afghanistan, Pakistan, and then India was much easier, and from India going to China was much easier. So that इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि उन लोगों की सुप्रीमेसी इन एरियाज़ में कायम रहे। तो जो भी एम्पायर उस समय था, जो भी किंगडम उस समय रूल कर रहा था, चाहे वो रोमन थे या ग्रीक थे या अरब्स थे, वो चाहता था कि ट्रेडिंग सेक्शन उनके बस में रहे। अगर हम लोग उसके बाद भी देखें तो जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में भी पढ़ते हैं तो इवन द ब्रिटिशर्स केम एज ट्रेडर्स, दे ऑल्सो वांटेड टू कीप ट्रेड इन देयर हैंड बिकॉज इट वाज वेरी it made the particular kingdom more powerful, and they could keep a hold on those countries which wherever they wanted to rule, especially India. So in order to keep this trading links और ट्रेडिंग सुप्रीमेसी बनाने के लिए कई सारे एम्पायर्स ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाना शुरू कर दिए ताकि वो मिलिट्री की मदद से या आर्मी की मदद से अपना होल्ड बनाए रखें। जिन भाषा जो लैंग्वेजेस उस टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी जिन्होंने गेन करी और जिसमें ज़्यादातर काम होते थे वो थे पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अरबिक, राइट। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि ये तीनों एम्पायर्स कितने इम्पोर्टेंट थे कि हम लोग ग्रीक, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज following the Hellenistic culture. Even the Romans followed the Hellenistic culture for a very very long time. Then Latin, क्योंकि इटली में लैटिन भाषा बोली जाती थी, और अरबिक ऑफ कोर्स सारे अरबिक कंट्रीज़ में अरबिक बोली जाती थी। नाउ ऑल दीज एम्पायर्स जो भी बने वो स्टेबल नहीं थे, मतलब वो बहुत समय के लिए अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने में उनको काफ़ी परेशानियां हुई। उसका रीज़न ये था कि जो ये कंट्री, जो ये एम्पायर्स थे उसमें राजा तो था ही, लेकिन उनके अलावा दे वर मेड ऑफ लॉट ऑफ पास्टरल ट्राइब्स। जो ट्राइबल पीपल थे, जो छोटे छोटे ट्राइब्स के लोग थे जिनसे वो एम्पायर बना था, तो वो ट्राइब में भी हर ट्राइब में एक चीफ होता था, हर ट्राइब में एक राजा होता था जो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट दिखाता था, बहुत ताकतवर दिखाता था। सो कॉन्स्टेंटली देयर वाज अ फाइट बिटवीन द किंग ऑफ द किंगडम विथ द चीफ्स ऑफ द ट्राइब्स। तो ट्राइब्स में और राजा में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से कोई भी एम्पायर जो था वो बहुत दिनों तक स्टेबल नहीं रहा, यानी कि बहुत दिन तक उन लोगों का राज नहीं चला। तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इस इंट्रोडक्शन में बिफोर आई कम टू एन एंड, कि रिलीजन प्लेड अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द किंगडम। और इस टाइम हम देखते हैं कि दो नए रिलीजन्स कम इनटू दिस वर्ल्ड, that is first Christianity and second Islam. So Christianity Palestine में शुरू हुआ था और इस्लाम भी वहीं शुरू हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू किया। And because of this religion the empires were able to hold for a very long time, यानी कि जो अरबिक एम्पायर, रोमन एम्पायर था, क्योंकि ये हम लोग के रिलीजन्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज ऑल ऑफ देम स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रिलीजन। उस रिलीजन की वजह से भी दोनों एम्पायर्स, या रोमन या अरबिक, दोनों एम्पायर्स बहुत टाइम तक अपना दबदबा कायम रख सके। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन in which I have told you how the three empires came into being
the Greek Empire, the Roman Empire and the Arabic Empire. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग अरबिक एम्पायर के बारे में बात करेंगे. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव नॉट, जब आप रीड करेंगे इंट्रोडक्शन, जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद चैप्टर ज़रूर रीड कर लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. टिल देन I hope you will understand it. Do read the chapter also. If you have problems, you can ask me any doubt relating to the introductory part of the chapter. Till then, take care. Bye-bye.